कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ प्रश्न करेंगे और जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए, यानी कि पहले हमें कहानी का अर्थ समझाना है कि कहानी क्या होती है, फिर उसके इतिहास पर प्रकाश डालना है। पाठ में हमें बताया गया है कहानी क्या है और कहानी के तत्व क्या होते हैं, कैसे बनती है, फिर उसका नाट्य रूपांतरण करने की प्रक्रिया को बताया जाता है। तो कहानी का हमें ये पूरा इतिहास बताना है। कहानी का अर्थ होता है किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा। यानी कोई आप देखते ही हैं, जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है विषय के रूप में, या तो कोई घटना होती है, साथ ही पात्र होते हैं जिससे हमें विषय की जानकारी मिलती है, और या फिर कोई समस्या होती है। अब ये चीज़ें जो है एक विषय बनती हैं। कैसे? अब मान लीजिए आप किसी के जीवन में घटना घटती है कि किस तरीके से एक खौफनाक कोई घटना उसके जीवन में घटती है और धीरे धीरे उस चीज़ से पर्दा हटता है, उस पर विषय तैयार होते हैं। पात्र, किसी पात्र विशेष के जीवन में क्या चला, कुछ स्पेशल हुआ, जैसे भी हुआ, आप उसके जरिए पूरी कहानी तैयार होती है। समस्या है, उसके जरिए कोई सामाजिक समस्या है, उसकी वजह से अब इन सारी समस्याओं को, घटनाओं को या पात्रों के आधार पर जो है विषय तैयार होते हैं। अब हमारे पास विषय है। अब विषय को क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं है कि कहानी में जो आखिर में हुआ है हम पहले बता दें और जो पहले हुआ है वो बाद में बता दें। हालांकि अभी ऐसा होता है, आप जब फिल्में वगैरह देखेंगे तो क्या होता है, आपको फ्लैशबैक दिखा दिया जाता है जो कि लास्ट में फिर से रिपीट किया जाता है। बच्चे बहुत कनेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पे रिपीट कर दिया जाए कि वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, फिर बाद में उसे कनेक्ट करने के लिए, और वो पहले से घटित हो चुकी होती है। और ये कहानी है, ये आपको रिटन रूप में जो कहानी है, वहाँ पर आप किताबों में जो चीज़ें लिखी होती है उसको हम फ्लैशबैक में दिखा सकते हैं, उस फ्लैशबैक की तरह ही ला सकते हैं। पहले से ही जो आखिरी का सीन है वो बताकर और फिर कहानी की शुरुआत नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको अच्छी तरीके से पेश करके समझा सकते हैं। तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक क्रम होता है कि आपको पहले ये बताना है, फिर ये, तभी आपको एक कहानी समझ में आएगी। तो कहानी क्या होती है? कोई घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होती है जिसमें परिवेश हो यानी माहौल हो, द्वंद्वात्मकता हो यानी ट्विस्ट हो, या फिर आप कहें कि थोड़ा सा आपको ईगरनेस बनी रहे उस कहानी में देखने के लिए कि आखिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर कथा का क्रमिक यानी क्रम से विकास हो रहा हो, क्रम से उसकी जानकारी दी जा रही हो, तो चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। यानी कहानी जिस तरीके से बनाई जाती है, जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं वही सब इसकी जानकारी के वजह बनती है, और यही बताता है कि ये कहानी है। तो कहानी क्या है? कोई भी घटना, पात्र या समस्या के आधार पर जो विषय लेकर उसका क्रमबद्ध जानकारी देना, जिसमें कि परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो और क्रमिक विकास हो, वो कहानी है। अब कहानी का इतिहास ये है कि कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, यानी जितना इंसान का इतिहास पुराना है उतना ही पुरानी जो है इसका भी इतिहास है कहानी का। क्योंकि कहानी जो है वो मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है, जो कि प्रकृति का एक हिस्सा है और मानव स्वभाव का भी एक हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की जो आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में वो कथावाचक कहानी सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना का वर्णन, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का समावेश होने लगा। फिर क्या हुआ कि जो सच्ची घटनाएं हैं उन कहानियों को लिया गया, उन विषयों को लिया गया, फिर उसमें भी हमने कल्पना जोड़ दिया, वो कहानी बन गई। फिर कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान भी करने लगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, कहानी में जो है आप मॉडिफिकेशन देखेंगे कि समय के साथ जो है अपडेट होती गई। तो ये इसका इतिहास है जो हमने पाठ में पढ़ा है। इससे पहले आप प्रश्नों को और उसके उत्तरों को समझ पाए अच्छी तरीके से, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ पाए, आपको उनको रटना ना पड़े, इसके लिए जो पाठ आपको पढ़ाया गया है चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको पहले पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। देन आप इन क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर रटने नहीं पड़ेंगे, आपको यूं ही याद हो जाएंगे। तो कहानी ये है जहाँ पर हम किसी विषय को, उसको परिवेश, उसके द्वंद्वात्मकता और क्रमिक विकास के साथ एक्सप्लेन करें। देन कहानी क्या है? पहले कहानी को इस तरीके की कल्पना के माध्यम से सुना जाता था, फिर उसका क्या हुआ कि कथा में हम सच्ची घटनाओं को शामिल करने लगे, लेकिन उसमें भी कल्पना को शामिल किया, और उसमें युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध हुआ करता था। यही सारी आप पुरानी फिल्में देखेंगे, उसमें दो लोगों के बीच की लड़ाई, हीरो और जो दुश्मन होता है उसका, या फिर प्रेम,
या फिर प्रतिशोध यानी बदला लेने की, यही मेन कहानियाँ मेन विषय हुआ करते थे। और फिर सच्ची घटनाओं में भी कल्पना का समावेश हुआ और उसके बाद आप देखेंगे नायकों का गुणों का बखान होने लग गया। तो इस तरीके से कहानी जो है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे समय के हिसाब से उसमें विकास होता गया। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ क्यों लोकप्रिय हुई थी? प्राचीन काल की बात हो रही है, उसमें जब मौखिक कहानी का मतलब क्या होता है, जो सुनाने मुंह से सुनाई जा रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किताबों में भी कहानियाँ होती हैं, उनमें भी लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बुक्स में रिटन रूप में। ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ मौखिक ही होती हैं। तो 2 हो गई रिटन ओरल, यानी कि मौखिक जो कहानियां हैं वो क्यों लोकप्रिय हुई, तो इसके पीछे का क्या कारण है। सामान्यतः जो भारतीय हैं वो गांवों के बुजुर्ग कुछ मनगढ़ंत कहानियों को भी सुनाया करते थे। आप देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बच्चे जो हैं उनसे कितना भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं। उनको उनके द्वारा सुनाई गई कहानियाँ असली कहानियाँ नहीं होती, मनगढ़ंत कहानियाँ ही होती हैं, या फिर कुछ लोकप्रिय कहानियाँ होती हैं जो कि वो भी मनगढ़ंत होती हैं या फिर कल्पना की हुई होती हैं, खुद से बनाई हुई होती हैं। उन कहानियों को सुनकर ही वो बड़े हुए होते हैं और उनको ये जो संस्कृति का एक हिस्सा है वो बहुत पसंद आता है। तो जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो मनगढ़ंत कहानियों को सुनाया करते थे, परंतु यहाँ कहानियों से तात्पर्य लेखक द्वारा लिखित प्रमुख व प्राचीन कहानियों से है। मौखिक कहानी की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी। संचार यानी बातों को एक से दूसरे तक पास करने की। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। जो कहानी है उससे क्या होता है कि संचार का जो माध्यम है वो उसका विस्तार होता है, लोग बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। और इसी तरीके का प्रयोग करते हुए धर्म प्रचारक जो होते हैं, धर्म प्रचारक यानी अपने धर्म की जानकारी देने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने सिद्धांतों को, अपने वैल्यूज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए इसी कहानी का सहारा लिया करते थे। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का ही प्रयोग किया गया, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध हैं। और पंचतंत्र की कहानियाँ हर कोई जानता है, तो आप देखते ही हैं इस शिक्षा देने के लिए जो कहानी होती है, जो आप देखेंगे कि लास्ट में आपको मोरल बताया जाता है उसमें कि इसमें हमें क्या शिक्षा मिली। तो ये पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं उससे ये चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो प्राचीन काल में मौखिक कहानियों का जो लोकप्रिय हुई हैं तो वो इसीलिए हुई हैं कि इससे संचार जो है वो बढ़ता था। तो इस वजह से, और इसके लिए धर्म प्रचारकों ने भी इसी का ही सहारा लिया, इसी तरीके का इस्तेमाल किया, तो इसलिए मौखिक कहानियाँ जो है वो बढ़ गई। प्रश्न नंबर 3, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। केंद्र बिंदु यानी कि मेन पॉइंट आप समझ लीजिए, आपके पास कोई कथानक विषय या जो अगर कथानक नहीं होगा तो आप कहानी क्या सुनाएंगे। तो इस कथन के आलोक में कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए आप एक हीरो है और एक दुश्मन है, और इन दोनों के बीच में जो है अब आपको कंपटीशन है, या फिर आप कहिए बदला लेने की कहानी है। तो बदला लेने पर ये बदला लेने के विषय पर, प्रतिशोध के विषय पर, या फिर आप कह सकते हैं कि नायक और नायिका हैं, उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, वो विषय बन गया। तो कथानक होना बहुत जरूरी है। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसमें आरंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। अब आपके पास एक विषय है, उसी के आधार पर जो आपके कहानी के कैरेक्टर्स हैं वो उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और उसी के ज़रिए जो है आपको पूरी स्टोरी पता लगेगी। तो आपके पास एक विषय होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कहानी को बनाने के लिए। अगर आप मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी एक विषय होना होता है, ऐसे ही कहानियाँ नहीं बन जाएंगी। तो आपके लिए एक कथानक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कहानी को बनाने के लिए। सरल शब्दों में कहानी के ढांचे को कथानक कहा जाता है। जो कहानी का जो ओवरऑल ढांचा होता है, आप कहते हैं खाका जो बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो है वो कथानक है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। यानी आप बोलेंगे कि आपको किसी को भी ये बतानी है कि मैंने एक कहानी लिखी है, तो सामने वाला पूछ सकता है किस विषय में, तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में 1 या 2 लाइन में बताएंगे, हाँ एक लव स्टोरी है, नायक और नायिका की है, या फिर
एक प्रतिशोध की बदला लेने की कहानी है। तो ये चीज़ जो है आप एक बता सकते हैं कि कथा वस्तु आपका कथानक है। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। कहानी कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, किसी घटना के आधार पे या कल्पना, या उसने अपने आप से ये मनगढ़ंत बनाया हो, कल्पना हो, के कारण आता है। कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश तैयार करता है, यानी माहौल तैयार करता है, पात्र तैयार करता है, फिर समस्या को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मेल खाती हो। और इस तरीके से लेखक जो उद्देश्य लेकर सामने आना चाहता है कि अपनी कहानी के जरिए वो किसी सामाजिक बुराई को हटाना चाहता है। अब मान लीजिए आपका कथानक है किसी सामाजिक बुराई का, कि औरतों के साथ जो समाज है वो कितना बुरा है। अब आप कैरेक्टर्स प्लान करेंगे और उसके साथ फिर कोई घटना दिखाएंगे जिससे पता लगे कि हाँ, औरतों के साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर आप आखिर में जो है आप शिक्षा दे पाएंगे, आप बता पाएंगे, लोग उससे मोरल ले पाएंगे कि ये चीज़ जो है समाज में बहुत गलत है। तो ये जो है एक उद्देश्य को बताने वाली चीज़ बन जाएगी, एक विषय तैयार हो जाएगा जो आपकी कहानी को यहाँ पर तैयार करता हुआ मिलेगा। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है कथानक होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी सच्ची घटना पर लिख रहे हो तो भी, और चाहे आप कल्पना के आधार पर किसी कहानी को लिख रहे हो तो भी। प्रश्न नंबर 4, कहानी में द्वंद्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। जब आप कहते हैं कि कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, मान लीजिए आप फिल्म देखते हैं, तो आप अंत तक उसे किस कारण से देखते हैं? क्योंकि आप में ईगरनेस बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपकी एक फिल्म थी जो कि बाहुबली थी, जिसमें लोग बहुत प्रश्न करते थे कटप्पा क्यों मरा, या फिर जो भी है, बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है, कटप्पा ने क्यों मारा, ये इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत वायरल हो रहे थे, बहुत प्रश्न होते थे। तो ऐसी ही चीज़ें जो होती हैं, क्या हो गया कि जो फिल्म मेकर है उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया लोगों के मन में। अब उनमें जो है उत्सुकता बनी रहेगी, वो आने वाले पार्ट्स को भी देखेंगे जिससे कि उनको पता लग जाए कि इस फिल्म में क्या होगा, आगे स्टोरी कैसे लीड करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये होता है द्वंद्व। यही चीज़ जो होती है, जो आपकी ईगरनेस को बना के रखती है, वो होती है द्वंद्व, आगे तक ले जाए। कहानी में द्वंद्व के जो तत्व हैं उसका होना बहुत आवश्यक है। द्वंद्व जो है कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता को, आपका जो मनोरंजन जो है वो द्वंद्व ही करता है कि आगे क्या होने वाला है वो, और रोचकता को, आपके एंजॉयमेंट को बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव हो सकता है, या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, या फिर आप देखेंगे कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जो असली जो अपनी गवाही देने वाला बंदा होगा वो गायब हो जाएगा, या फिर असली जो डॉक्यूमेंट्स है वो गायब हो जाएंगे, उसकी खोज होती रहेगी। तो ये, और फिर उसमें बाधाएं आती रहेंगी। तो ये सब क्या होगा, अंतर्द्वंद। तो लोग कहेंगे अब देखते क्या होगा अगर नहीं मिले तो, अगर या फिर उसका जो गवाही देने वाला असली व्यक्ति है वो नहीं आया तो क्या होगा। तो यही असली अंतर्द्वंद होता है जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है और आपके कहानी को रोचक भी बनाता है। कहानी की यही शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अतः स्पष्ट है कि कहानी में द्वंद्व का अत्यधिक महत्व है। तो आप जो स्टोरी लाइन में आप देखेंगे कि जो आपकी ईगरनेस को बना के रखता है वो द्वंद्व है, और द्वंद्व से ही जो है कहानी आगे बढ़ती है, उसमें रोचकता बनी रहती है। अब अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि कहानी में रोचकता किससे बनी रहती है, यानी या फिर कहानी जो है वो किस गुण की वजह से आगे बढ़ती है और लोगों का मनोरंजन होता है, तो यही पॉइंट हो, यही आंसर होगा। अगर आप इस उत्तर को अच्छे से समझ गए हैं तो इससे संबंधित कोई कितने भी प्रश्न बनाएगा आप सारे कर लेंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न आपको अथवा में करके कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण, यानी जो पात्र हैं, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जो जानकारी है वो कहानी को कितना ज़्यादा मजबूत बनाती है, वो कितना महत्वपूर्ण है वो। तो पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है, क्योंकि कहानी का जो संचालन है, यानी जो कहानी को चलाती है, उसके पात्रों के द्वारा ही होता है।
पात्रों के जो गुण दोष हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फिल्म होगी तो उसी में ही कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। अगर रिटन रूप में आप कहानी बुक में भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके पास एक नायक होता है, नायिका होती है, दुश्मन होता है, उसके घर परिवार के लोग होते हैं। तो जब तक वो कैरेक्टर्स नहीं होंगे आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपकी कहानी का संचालन नहीं हो पाएगा, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं और उनका चरित्र चित्रण वो जो है वो कहा जाता है, यानी उनके बारे में आपको जानकारी दिलाना, परिचय कराना, फिर उनके जीवन से संबंधित जानकारी देना, ये सब पात्रों के बारे में जब बताया जाता है तो वो उसका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना एक स्वरूप होता है, स्वभाव होता है और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद यानी कि उसके डायलॉग्स या कॉन्वर्सेशन लिखने में जो है आसानी होगी। पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। अब आप इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए आप कोई एक फैमिली मूवी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कहानी तो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाना ये ज़रूरी है। मान लीजिए हम फिल्म का नाम ले लेते हैं हम साथ साथ हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एनिवर्सरी की पार्टी का जो अरेंजमेंट चल रहा होता है, वहाँ पर जो लीड रोल में है, जो पिता का रोल कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से बड़ाइयाँ कर करके हर एक कैरेक्टर की जो है जानकारी दिलाते हैं। एक बार अगर आप फिल्म को चलाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना इतना क्लियर हो जाएगा, आपको ये चीज़ें समझनी नहीं पड़ेंगी, आप इसका उत्तर खुद बनाकर लिख पाओगे। तो पात्रों का जो वर्णन है या उनकी जानकारी जो है क्या होता है, या तो बड़ाई करते हैं या तो दुश्मन जो है बुराई करेगा या फिर वो ऐसे काम करेगा कि उसके काम से जो है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये इसमें का ही ये जो कैरेक्टर है इसका ये नेचर इसमें दिखाया जाएगा और ये काम आगे करने वाला है। चरमोत्कर्ष से क्या अभिप्राय है? कहानी में चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए? चरमोत्कर्ष आप जिसे कह सकते हैं कॉन्क्लूज़न। लास्ट में जो फिल्म जो ख़त्म होती है तो आपको कॉन्क्लूज़न दिखाना है कि क्या कहानी का जो है दी एंड हुआ और किस तरीके से हुआ, ओवरऑल क्या इसका रिजल्ट निकला। तो चरमोत्कर्ष वही है। अब हम समझते हैं कि कहानी में चरमोत्कर्ष से क्या अभिप्राय है और उसका चित्रण जो है अत्यंत सावधानीपूर्वक क्यों करना चाहिए। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल यानी जिज्ञासा, ईगरनेस जिसे बोलते हैं आप, की पराकाष्ठा, ऊंचाइयों यानी हाई लेवल के, जब आपको ईगरनेस हो जाए, कौतूहल हो जाए यानी जानने की इच्छा बढ़ जाए, यानी कि द्वंद्व बढ़ जाए, तो तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। आप उस द्वंद्व को देख देख के परेशान हो चुके हैं, अब वो चरमोत्कर्ष पर आ गया है, यानी अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि जो द्वंद्व क्रिएट किया गया है उसकी जो लास्ट स्टेज है वो चरमोत्कर्ष है। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट पता लगेगा कि अब कहानी में क्या होने वाला है। तो कथानक के अनुसार जो कहानी है वो चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए जो पाठक को स्वयं सोचने, यानी कि आप फिल्म देख रहे हैं तो आप खुद सोचने मजबूर हो जाते हैं कि ये फिल्म में अच्छा हुआ या सही हुआ या नहीं, गलत हुआ या नहीं हुआ, तब आप खुद आपके मन में ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरीके का लेखक को भी, लेखक हो तो वो जो है उसको ऐसा थॉट प्रेजेंट करना ही होता है कि पाठक उससे कनेक्ट कर सके, सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या ये सही हुआ, अगर सही नहीं हुआ तो ये गलत क्यों हुआ, या फिर इसका ऐसा जो है क्लाइमैक्स क्यों दिखाया गया। तो पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। कहानीकार को कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति ही चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहने का अर्थ है कि कोई कहानी आप लेकर चल रहे हैं, उसका जो कथानक होगा, आप हर एक व्यक्ति का जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर लेखक कोई कहानी प्रेजेंट कर रहा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, उसको ऐसे ही चरमोत्कर्ष दिखाने पड़ेंगे जिसको देखकर, क्योंकि बहुत लोग आप देखेंगे फिल्म कहानियाँ देखकर बहुत सारी सीख लेते हैं, तो उसके चरमोत्कर्ष ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि सेटिस्फाई हो सके, जो पाठक है वो उसको देखकर संतुष्ट हो सके कि हाँ चरमोत्कर्ष जो है इसका बहुत अच्छा रहा है, लेखक ने हमें ऐसा क्यों बताया है।
प्रश्न नंबर 7, कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानी का आरंभ जो है वो आकर्षक हो। जब तक आप कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे उस कहानी की तरफ, और ना ही उसको आगे बढ़ने के लिए आप मजबूर कर पाएंगे। जब कहानी जो शुरुआत है, पहला पॉइंट है, वो अट्रैक्टिव होना ही चाहिए, नहीं तो आप जो पाठक है उसको अपने लेख की ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट पे द्वंद्व आ ही जाता है, जहाँ पर आप द्वंद्व क्रिएट करके आप व्यक्ति को बांधे रखते हैं कहानी से, और वो जुड़े रहना चाहता है ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। और चरमोत्कर्ष तो आपको वहाँ पे मोरल अपना देने के लिए या फिर जो है एंड बताने के लिए आप जो भी पाठक है वो बना रहता ही है। तो कहानी का जो प्रारंभ है वो जरूर आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि पाठक जो है उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट जग जाए कि हाँ ये कहानी पढ़ूंगा मैं, मुझे अच्छी लगी, या फिर कुछ भी है जो कनेक्ट कर रही है। दूसरा पॉइंट, कहानी में विभिन्न घटनाओं प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना तो अत्यंत संक्षिप्त लिखे, संक्षिप्त यानी कि छोटा, और ना ही अनावश्यक यानी कि बेफालतू में उसको विस्तृत बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए। तो जो भी है कहानी में आप क्रम से जो है स्टोरी बता रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, फिर ये छोटा है, ये जो जितनी चीज़ हर एक क्या इसमें जो स्टेप्स हैं, हर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं ये स्किप कर दिया, ये बता दिया, ये स्किप कर दिया, ये बता दिया, तो आपको सारे पॉइंट्स भी बताने, तो वो पॉइंट्स इतने ही हमें सामने रखने चाहिए, उतने ही लेंथ में रखने चाहिए, जिससे कि जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं एक चीज़ को आप इतना बढ़ाए जा रहे हैं, अब हीरो उसमें कि आपने दुश्मन को मारे ही जा रहा है, तो लोग जो है बोर हो जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। तो क्या हर एक चीज़ की अपनी एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से कहानी में दिखाया जाए। तीसरा पॉइंट है, कहानी की भाषा जो है बहुत सरल होनी चाहिए, जिससे कि हर वर्ग का पाठक जो है वो पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि आप इतना टफ लिख दें कि लोग पढ़ ही ना पाएँ, उसे ना समझ पाएँ, तो उसको लिखना बेकार हो जाएगा। तो कहानी की भाषा जो है सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, प्रभावमयी होनी चाहिए, और उसमें क्लिष्ट शब्द यानी कि कठिन शब्द जो हैं वो उसका प्रयोग नहीं, तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। तो ये पॉइंट जरूरी हैं। प्रश्न नंबर 8, कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले क्या क्या शर्त अनिवार्य है। जब कहानी को हम नाटक के रूप में बदलते हैं, रूपांतरण मतलब बदलना, तो उसके लिए क्या क्या शर्त होती है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। जो स्टेज है, रंगमंच आपका, और ये तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाए। इसके अतिरिक्त कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कहानी की जो विषय वस्तु है, कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर दृश्यों में विभाजित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई घटना एक स्थान और एक ही समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। तो इसके लिए ये जरूरी शर्त है कि जो कथा वस्तु है उसके समय और स्थान के आधार पर दृश्यों को विभाजित करना चाहिए, और दूसरा घटना को एक स्थान और एक समय में ही घट रहा हो वो दिखाना चाहिए, तो वो एक दृश्य ही होगा। तो ये उसकी शर्त है। प्रश्न नंबर 9, कहानी और नाटक की समानताएं क्या है, जो कि हमने पाठ में पढ़ी थी कि पहले कहानी और नाटक में समानता बताई गई थी। तो कहानी और नाटक में क्या समानता है उसके आधार पर कहानी को समझाया गया, नाटक को समझाया गया, फिर उसके नाट्य रूपांतरण को बताया गया। तो कहानी और नाटक में बहुत सारी समानताएं हैं। इन दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की जो आत्मा है, कुछ मूल तत्व एक ही है, तथा कहानी और नाटक दोनों ही मनुष्य का मनोरंजन करते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी और नाटक की मेन पॉइंट्स है जो कि दोनों को समान दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 10, नाटक से आप क्या समझते हैं। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार भिन्न है। जो नाटक है वो किसी भी लिटरेचर में जो अन्य विधाएं हैं तो उनसे वो किस तरीके से अलग है। नाटक जो है वो नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है
जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक जो है उसको पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ये इसके 3 मेन पॉइंट हैं जो इसे अलग करता है बाकी विधाओं से। नाटक शब्द की जो उत्पत्ति है वो नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ है अभिनय। नट यानी कि नाट्य, नाट्य मतलब कि नाटक, नाटक जिसको आप प्ले बोल सकते हैं। प्ले तो हर बच्चा समझता ही होगा। तो नट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। इसको ये भी याद कर लें, बहुत मेन पॉइंट है ये। भारतीय परंपरा में नाटक को काव्य की संज्ञा दी गई। अब आपसे ये भी पूछा, अगर मान लीजिए आपको पेपर में ये पूछ लिया जाए कि रूपक से आप क्या समझते हैं या रूपक साहित्य के अन्य विधाओं से क्या किस प्रकार भिन्न है, तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नाटक को रूपक भी कहा जाता है। तो नाटक जो है ये सब है कि उसे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये नट धातु से बना है। और नट शब्द का अर्थ होता है अभिनय, जो कि अभिनेता से जुड़ा हुआ है। नाटक और अन्य विधाओं में अंतर क्या है? अंतर जो है ये है कि साहित्य की अन्य विधाओं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, किंतु नाटक जो है वो लिखित रूप में एक आयामी होता है। मंचन के पश्चात यानी प्ले के बाद ही उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को जो है हम सिर्फ रिटन रूप में नहीं रख सकते, वो जब तक प्ले नहीं होगा तब तक उसकी संपूर्णता नहीं हो पाएगी। नाटक जो है वो प्ले करने के लिए, वो रंगमंच पर स्टेज पर प्ले करने के लिए ही होता है। अतः साहित्य की अन्य विधाओं को पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती है, परंतु नाटक जो है पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए है। यानी हम किसी और, आप मान लीजिए कहानी है और फिर उसके बाद है आपका उपन्यास है, निबंध है और फिर आप कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत है। आप इन सबको लिख दे किताबों में, लिखने पढ़ने और तक सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो नाटक है जब तक वो प्ले नहीं होगा तो वो नाटक जो है अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 11, दृश्य के क्या क्या कार्य हैं? जो दृश्य है वो उसका क्या काम है? कहानी या नाटक में प्रत्येक दृश्य जो है, कहानी हो या नाटक हो, उसमें जो हर एक दृश्य है वो एक बिंदु से प्रारंभ होता है जो कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका अंत ऐसा होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। आप देखेंगे कि लगातार कोई फिल्म शूट नहीं होती, ना लगातार कोई कहानी लिखी जाती है। एक दृश्य बनाया जाता है, पहले उसको लिखा जाता है, फिर उस दृश्य को एक पॉइंट से शुरू किया जाता है और उसको ऐसे पॉइंट पे ख़त्म किया जाता है कि दूसरा दृश्य जब शुरू हो तो वो इससे कनेक्ट हो। फिर ये यहाँ से इसको लेकर चलेगा और आगे बढ़ेगा, फिर इस पॉइंट पर ये ख़त्म हो जाएगा कि आपको अगला दृश्य दिखाना पड़े, फिर ये अगला दृश्य शुरू करेगा जो कि इससे कनेक्ट होगा। तो ये जो है अगले दृश्य से जोड़ता है, ये पॉइंट है। दृश्य का ये काम है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक और तो वह कथानक को आगे बढ़ाता है। अब आप देखेंगे कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पर आई, फिर इससे यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी और यहाँ बढ़ी और अंत तक पहुँच गई। तो क्या करा दृश्य ने? कहानी को बढ़ाया और अंत तक लाया और इसी के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। तथा दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवाद के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। यानी ये दृश्य हम चल रहा है, अब ये यहाँ पर ऐसी जगह पे ख़त्म हो रहा है द्वंद्व क्रिएट करके कि अब आपको पता लगाना कि आगे क्या होगा। तो ये अब आगे इस कहानी को बनाने के लिए मजबूर है और फिर ये यहाँ ऐसे ख़त्म होगा तो ये आगे ये कहानी बनाने के लिए मजबूर है। तो ये, और इससे क्या, इन सब कहानियों के बीच में कैरेक्टर्स जो है अपना काम कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन दे रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे काम भी इसी के साथ चलते रहते हैं। तो इस तरीके से ये इसके साथ साथ अगला दृश्य जो है उसकी भी भूमिका को तैयार करता है, उसकी भी कहानी को आगे बढ़ाने की सोचता है, उसकी भी कहानी तैयार करता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, नाटक लेखन में समय के बंधन का क्या महत्व है? जो नाटक लेखन है उसमें समय का बंधन होता है। 45 मिनट्स जो हैं वो नाटक के लिए होते हैं। तो ये बंधन क्यों है? नाटक लेखन में समय के बंधन का बहुत महत्व है क्योंकि नाटक का प्रथम अंग जो है समय का बंधन ही है। यानी फर्स्ट स्टेप यही है नाटक का कि उसमें समय का बंधन है, फिक्स्ड टाइम है, उसका फिक्स्ड टाइमिंग। समय का ये बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए नाटक को शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पूरा करना होता है। नाटक का जो विषय है भूतकाल यानी कि पास्ट या भविष्य यानी फ्यूचर, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल संयोजित होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। जो नाटक है वो चाहे आप पास्ट में उसमें जो कहानी है वो पास्ट की हो या फिर भविष्य की हो, फ्यूचर की हो, लेकिन वो प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंटेबल होती है प्रेजेंट का,
यानी वर्तमान काल को ही में ही वो प्रेजेंट कर रही होती है। तो नाटक का जो मंच निर्देश है वो हमेशा वर्तमान काल में, यानी जो उसकी आप सेंटेंस मेकिंग या स्टोरी लाइन जो है वो आप प्रेजेंट में ही देखेंगे। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। तो समय को लेकर एक और तथ्य ये है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर देते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक फिक्स टाइमिंग होती है, इसके बारे में भी आप पाठ में जब पढ़ेंगे तो आप इनका पता लगाएगा। इसमें कुछ टाइमिंग दी है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू समथिंग। और उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि नाटक में और एकांकी में भी जो है फ़र्क होता है कि नाटक जो है कुछ दृश्य लेकर चलता है, लेकिन जो एकांकी होती है वो सिर्फ एक दृश्य लेकर चलता है। तो टाइमिंग का इसमें बहुत फ़र्क होता है। और साथ में एक टाइमिंग की यहाँ पर ये भी जानकारी दी है कि यहाँ पर जो आप किसी भी काल की आप स्टोरी लिख रहे हो वो प्रेजेंट में ही पेश की जाएगी। इसका पूरे उत्तर का ये एक कंक्लूजन है। प्रश्न नंबर 13, नाटक लेखन में किन तत्वों का होना अनिवार्य है? किन्हीं 3 पर विचार कीजिए। जो नाटक लेखन है उसमें 3 जो मेन तत्व हैं या फिर आप कह सकते हैं विशेषता जो है वो कौन सी होनी बहुत जरूरी है? नाटक लेखन में निम्नलिखित तत्वों का होना बहुत जरूरी है। पहला, कथ्य या कथानक, जो कि अभी हमने एक प्रश्न इससे भी संबंधित किया था कि कथानक क्यों जरूरी है और कथानक की क्या इंपॉर्टेंस है। नाटक के लिए उसका कथ्य जो है बहुत जरूरी है। नाटक में किसी भी कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ होनी चाहिए, यानी कि हमें एक ही अब किसी भी कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरी लाइन है, हमको उसको हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर उसको प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारी जो सीमाएं हैं या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको एक जगह हमें शिल्प का ध्यान रखते हुए, बनावट का ध्यान रखते हुए और संरचना का ध्यान रखते हुए जो है पूरी समझ से जानकारी व अनुभव होना चाहिए जिससे हम उसको तैयार कर सकें। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर हम उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो। शून्य से यानी कि जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से वो कहानी आगे तक बढ़ जाए और बेहतरीन कहानी के और नाटक के रूप में सामने आए। दूसरा है संवाद। संवाद नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है, उसके संवाद हैं। संवाद ही जो है वो तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही वो दर्शक के मर्म को छुएंगे। और संवाद के जरिए आप देखेंगे कहानी आगे बढ़ती है। संवाद से ही कैरेक्टर का पता लगता है, जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, पात्र यानी जो प्ले कर रहे हैं, और फिर इसी संवाद से ही जो है वो नाटक जो है हमारा मजबूत बनता है। और फिर तीसरा पॉइंट है कि भाषा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। भाषा जो है वो नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत ही संक्षिप्त एवं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप डायलॉग्स ना रखकर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी जाती हैं एक्सप्रेशन से। आप देखेंगे चेहरे के माध्यम से आप इतने कुछ संकेतों के माध्यम से भी जो है बातें आगे बढ़ती हैं, कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, जहाँ पर आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाषा जो है, भाषा नाटक का प्राण तत्व है। अब इसमें हमें जो है कुछ बातें हम बोलकर भी और कुछ क्रिया यानी कि एक्सप्रेशन के माध्यम से भी जो है अपने वो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा वह ध्वनित करे। ध्वनित मतलब कि आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है शब्दों के माध्यम से ना आगे बढ़ रही हो, आपको एक्सप्रेशन के साथ, अपने भावों के साथ भी और अपने जो क्रियात्मकता है उसके माध्यम से भी आगे बढ़ानी जाए। तो जो लिखा नहीं गया हो, यानी जो लिख कर या बोल कर ना प्रेजेंट किया जा सके और जिसमें क्रिया का माध्यम बनाया जाए, जो एक्सप्रेशन करते हैं काम, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन काम करते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट हो जाते हैं जो नाटक को बेहतरीन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 14, नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, जीता जागता एक माध्यम है जिससे हम नाटक को एंजॉय करते हैं, या फिर नाटक को आदमी जो है, किसी व्यक्ति जो है, कहानियों को तो व्यक्ति जो है सिर्फ पढ़ सकता है, उपन्यास को पढ़ सकता है, नाटक जो है व्यक्ति जो है उसको प्ले होता हुआ देखता है। तो नाटक जो है स्वयं ही एक जीवंत माध्यम है।
इस कथन के आलोक में नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। नाटक स्वयं एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता, यानी जैसी भी स्थिति हो उसको स्वीकार नहीं करता। इस कारण उसमें स्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही सशक्त साबित होगा। और ये सारे गुण जो बताए गए हैं, आप कोई भी प्ले देखेंगे, आप डेली सोप देखते हैं, जो सीरियल्स होते हैं उनमें देखेंगे, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो उन नाटक को देखने का क्या मतलब बनता है। कोई हम स्टोरी तो पढ़ नहीं रहे बुक्स की जिसमें हम किसी के एक्सप्रेशन ना देख रहे हों, बातें जो है हम किसी व्यक्ति के माध्यम से प्ले होते हुए ना देख रहे हों। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, कोई व्यक्ति किसी की बात से अपनी असंतुष्टि दर्शा रहा है, छटपटाहट दर्शा रहा है, प्रतिरोध को दर्शा रहा है, जिससे वो लड़ाई करके अपने प्रतिरोध को दिखाए, अपनी अस्वीकार्यता को दिखाए, तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी नाटक को जो है सफल बनाती हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसमें नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, एक्सप्रेशन ज़्यादा होंगे, क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा होंगी, तो नाटक उतना ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। प्रश्न नंबर 15, रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो रेडियो नाटक जो है वो, अब आप देखेंगे कि जो नाटक जो है सिर्फ रिटन में नहीं होता है, वो प्ले होता है, और प्ले होने के बाद आप देखेंगे रेडियो नाटक भी होता है। रेडियो का मुख्य गुण क्या है कि उसमें सिर्फ आप चीज़ें सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। उसके लिए हमें सुनने के लिए जो है भाषा का प्रयोग जो है बहुत आसान रखना होता है, और नाटक जो है इस माध्यम के से भी जो है बहुत सुने जाते हैं। आज भी रेडियो पर आप देखेंगे एक टाइमिंग होती है, उस पर नाटक, कहानियाँ सब आते हैं, और वो सुनकर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, उतनी अच्छी तरीके जितने से आप टीवी पे देखकर या फिर आप लाइव देखकर नाटक का प्ले को जो है एंजॉय कर सकते हैं, उतना ही रेडियो नाटक भी एंजॉयबल होता है। तो जो नाटक है उसकी, रेडियो नाटक है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला, सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि श्रव्य माध्यम है। तो यहाँ पर सुनकर हम नाटक को यहाँ पर एंजॉय करते हैं। दूसरा, रेडियो की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। आप देखेंगे रेडियो में जब नाटक प्ले होगा और नाटक ही नहीं, अगर कोई कहानी भी सुनाई जा रही है या फिर उपन्यास भी चल रहा है, तो उसके कॉन्वर्सेशन जो है, संवाद जो होंगे, डायलॉग जो होंगे वो सुनाई देगा, और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगा। आप देखेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत इफेक्ट होता है। कोई गुस्से में बातें कर रहा है तो उस पर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगाया जाएगा जिससे आपको महसूस होगा कि ये यहाँ पर गुस्सा होने की जो सीन चल रहा है, या फिर खुशी होने के सीन, या फिर लड़ाई होने के सीन चल रहे हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। तीसरा, रेडियो नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चौथा, रेडियो नाटक की अवधि जो है वो सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। यहाँ पर आप रेडियो नाटक में आप जो है बहुत ज़्यादा पात्र नहीं रख सकते, गिने चुने पात्र होते हैं, नहीं तो सुनने वाला व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो सकता है। तो इतने ही पात्र रखे जा सकते हैं जिससे कि सुनकर समझा जा सके, याद रखा जा सके कि इतने पात्र हैं और वो ये स्टोरी लाइन को प्ले कर रहे हैं। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों के माध्यम से उजागर होती है, यानी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जानकारी हमें कॉन्वर्सेशन के जरिए और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही पता लगते हैं। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका होती है। नाटक का जो आंदोलन है, प्ले में जो के लिए जो आंदोलन है, यानी उसको उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो रेडियो नाटक जो है उसमें उसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। प्रश्न नंबर 16, कैप्टिव ऑडियंस किसे कहते हैं। सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर एकत्रित होते हैं और इन आयोजनों के लिए प्रयास करते हैं। वे अनजान लोगों में एक समूह का हिस्सा बनकर, अर्थात भाग बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। उन्हें अंग्रेजी में कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, जबकि टीवी व रेडियो पर आमतौर पर इंसान अपने घर में बैठकर अपनी मर्जी से कार्यक्रमों को देखता है। तो ये हर एक बच्चे को मालूम है कैप्टिव ऑडियंस क्या है। आप सिनेमा घरों में देखते हैं क्या इसी तरीके से होता है कि लोग जो है एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें लोग बंद होते हैं, अंधेरा होता है और आपकी फिल्म चल रही होती है, प्ले चल रहा होता है, तो आप उसे देख रहे हैं। लेकिन दूसरे तरीके में क्या होता है, जहाँ टीवी और रेडियो पर व्यक्ति आज़ाद होकर अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ों को देखता सुनता है। तो कैप्टिव ऑडियंस क्या है, जहाँ पर लोग बाहर निकलकर जो है अनजान लोगों के एक समूह का हिस्सा बनता है और प्रेक्षागृह में बैठकर वहाँ पर एक हॉल में दर्शक बनकर वो किसी भी चीज़ को देखता है।
प्रश्न नंबर 17, रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। समय के अनुसार कितने समय का नाटक है, कितने समय का प्ले है, उसमें पात्रों की संख्या डिसाइड की जाती है। जितने समय का नाटक होगा उसी हिसाब से उसके कैरेक्टर्स होंगे। तो वो कितने हैं और या कैसे होते हैं। रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या जो है सीमित होती है। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 से 6 होती है। तो 15 मिनट की अवधि में 5 से 6 होती है। 30 से 40 मिनट की अवधि वाले नाटक में पात्रों की संख्या 8 से 12 होती है। यदि 1 घंटे या उससे अधिक की अवधि का रेडियो नाटक लिखना पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। 1 आवर तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं यानी कि कैरेक्टर जो है हम ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या होती हैं। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की जाती। बहुत जो छोटे जिनके वहाँ पर सीन होते हैं उन कैरेक्टर्स को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो जो मेन है उन्हीं की यहाँ पर गिनती की गई है। तो ये आपको याद रख लेना है। आप अपने उत्तर को, अगर रेडियो नाटक से संबंधित जानकारी आपको प्रश्न दिया जा रहा है तो आप उसमें ये डिटेल्स देंगे तो आपका उत्तर जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। प्रश्न नंबर 18, रेडियो नाटक में पात्र संबंधी समस्त जानकारी किसके माध्यम से मिलती है। यानी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे उनकी जानकारी जो है वो किसके माध्यम से मिलती है। रेडियो नाटक की बात हो रही है। रेडियो नाटक में पात्र संबंधी समस्त जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से मिलती है। रेडियो नाटक में हो, रेडियो में जो भी काम है वो आपके जो भाषा है, आपके शब्द हैं, आपके संवाद हैं या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक है आपका, इनके माध्यम से ही आप, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है तो आपको श्रव्य माध्यम में यही सब चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो संवादों के माध्यम से ही आपको ये सारी जानकारी मिलती है पात्रों की। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषता, ये सभी संवादों द्वारा ही उजागर होते हैं क्योंकि ये संवाद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं तथा इसमें उनकी भाषा, व्यवहार तथा उम्र को ध्यान रखते हुए आवाज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के साथ साथ भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि भाषा से ही पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़, शहर का है या फिर गांव का, प्रांत का है या कस्बे का, उसकी आयु क्या है आदि। तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, संवादों से ही मिलती है। कोई भी जानकारी A to Z रेडियो नाटक में जो है हमें इसी के माध्यम से है सारी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से इस पाठ के से संबंधित यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं जो आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। पाठ को जरूर एक बार समझें, जो कि ऑलरेडी आपको चैनल पर अपलोडेड मिलेगी। पाठ को जब तक आप बेहतरीन तरीके से नहीं समझेंगे आपको ये प्रश्न जो हैं इतना समझ नहीं आएंगे। पहले पाठ जरूर समझें, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे और आपके टर्म टू एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिल जाएंगे क्योंकि आपको एक ही पार्ट से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो पाठ को जरूर समझें और इन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार नहीं तो 2 बार जरूर करें, पढ़ें और समझें, रट्टा ना मारें। आपको एग्जाम्स में अच्छे आंसर लिखने की आदत बनेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।